हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको आईआईटी जेईई और नीट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं भाई। आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए हुए हैं वो टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा आइसोमेरिज्म। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कराना चाहता हूं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो देखो भाई, हमारे पास एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है। ठीक है, अगर इन दोनों कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन, क्या केमिकल कंपोजिशन, इन दोनों कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है भाई? सेम होता है। ठीक है, बट क्या इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है? क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो देखो भाई, क्या होगा अगर ये कंपाउंड दोनों के दोनों क्या है? सेम केमिकल कंपोजिशन है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये जो दोनों कंपाउंड है इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, ये जो फिनोमिना है उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखो भाई, अब मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं। देखो, आइसोमर क्या होते हैं? देखो, ये जो आइसोमेरिज्म पढ़नी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आइसोमेरिज्म नहीं है, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, तो देखो इसमें आएगा, देखो भाई क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला या सेम केमिकल कंपोजिशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेम केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, सेम केमिकल कंपोजिशन है तो डिफरेंट क्या है? बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको? आइसोमर बोलता हूं उनको, आइसोमर। एंड ये जो फिनोमिना है, एंड फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं भाई? आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं भाई? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्या बोला, अगर दो कंपाउंड है उन कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है भाई, लेकिन वो क्या है? जो इनका स्ट्रक्चर है, देखो भाई, जो उनका स्ट्रक्चर है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब वो जो दोनों कंपाउंड है उसको बोलते हैं आइसोमर, और ये जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखो भाई, अब आइसोमर कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, अब हम बताएंगे कि आइसोमर कितने टाइप के होते हैं। तो देखो भाई, अब हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के टाइप। क्या बात करेंगे? आइसोमेरिज्म के टाइप। ठीक है, कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है। तो देखो भाई, आइसोमेरिज्म मोस्टली दो टाइप के होते हैं भाई। ठीक है, तो देखो, जो पहला आइसोमेरिज्म है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो भाई, इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा भाई। ठीक है,
अगर मैंने दोनों आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो क्या होगा, ये काफी लंबा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए एक वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा और इसी के दूसरे वाले लेक्चर में आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं, तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैं आपके लिए लिख लेता हूं। जैसे सबसे पहले है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म, तीसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, फोर्थ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन पोजीशन, आइसोमेरिज्म। अगला है लिगेंड आइसोमेरिज्म। ये आपके लिए काफी नया होगा भाई, लेकिन याद रखना, सिलेबस और नीट और जेई का लेवल देखते हुए मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहूंगा भाई, तो इसको भी लिख लो। ये है लिगेंड आइसोमेरिज्म, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है भाई। लिगेंड आइसोमेरिज्म, और जो लास्ट है वो है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो भाई, ऊपर के जो आइसोमेरिज्म है, अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन की, लिंकेज की, हाइड्रेट की, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन की, तो ये आपको हर बुक में मिलेंगे भाई। ठीक है, जो नीचे के दो हैं लिगेंड और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, वो काफी हार्ड है और बहुत कम बुकों में एक्सप्लेन है भाई। ठीक है, लेकिन देखो भाई, जो नीचे के दो आइसोमेरिज्म है, लिगेंड आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये दोनों आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं भाई, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। देखो, अब मैं स्टीरियो की बात करता हूं, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये क्या होता है? देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सेम आइसोमर की कंडीशन सेम, इसमें भी केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है? मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं भाई। आइसोमेरिज्म जो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? जो मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, देखो भाई, अब मैं आपको एक एक करके स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है उसको क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है वो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो भाई, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम केमिकल कंपोजिशन। देखो भाई, आइसोमर की कंडीशन है सेम केमिकल कंपोजिशन, बट याद रखना जो आइसोमर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? आइसोमर गिव डिफरेंट आयन ऑन द सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसमें? आइसोमर्स
गिव डिफरेंट ions in aqueous solution. देखो भाई, तो आयनाइजेशन जो आइसोमेरिज्म है उसमें क्या करता है, जो आयनाइजेशन जो आइसोमेरिज्म है उसमें आइसोमर का केमिकल कंपोजिशन तो सेम रहेगा, बट वो याद रखना एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, डिफरेंट आयन देता है भाई। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसा आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास है CONH3 का होल 5 और Cl। ठीक है, एक ये है SO4, जो दूसरा है वो है CONH3 का होल 5 और SO4 और दिस इज Cl। देखो भाई, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो देखो ये किस तरह से स्प्लिट होगा, CONH3 का होल 5 और Cl, इस पे क्या आएगा +2, और जो सल्फेट होगा वो SO4 -2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और अगर इसे मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये कन्वर्ट किस में होगा, CONH3 का होल 5 SO4 और क्या आ जाएगा Cl-, तो इसका मीन्स इस पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो भाई, इन शॉर्ट में आपसे क्या बोल सकता हूं, अगर मेरे पास नॉर्मल जो केमिकल कंपोजिशन है वो ये है, तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो दोनों फॉर्म हैं CONH3 का होल 5 Cl SO4 और दूसरा है CONH3 का होल 5 SO4 और इस बार Cl बाहर है भाई। ठीक है, तो यानी कि ये किस फॉर्म में रहता है, ये वाले फॉर्म में और ये वाले फॉर्म में। ठीक है, तो याद रखना ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों फॉर्म हैं, ये आपस में क्या शो कर रहे हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन शॉर्ट क्या हुआ, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका केमिकल कंपोजिशन सेम है लेकिन वो एक्वा सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस देते हैं भाई समय, तो इट मींस वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं, शो करते हैं भाई। ठीक है, देखो भाई, जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, देखो भाई सेम वही है, सारे आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समझ आया। लेकिन यहां पे ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है वो हमेशा जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है, एम्बीडेंटेड, जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है वो क्या करता है, शो करता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर इन्वॉल्व्ड इन लिंकेज आइसोमेरिज्म। कहां, लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी कि जो हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म है वो कौन शो कर रहा है भाई, एम्बीडेंटेड लिगेंड शो कर रहे हैं भाई। ठीक है, इसके मैं एग्जांपल्स आपको लिखा देता हूं। देखो मेरे पास ये दो कंपाउंड है, CONH3 का होल 5 और HCN। ठीक है, जो चार्ज है वो +2 है, और दूसरा कंपाउंड जो है वो है CONH3 का होल 5 और NCS, और क्या है, +2 है। तो देखो भाई यहां पे HCN जो है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड है, वो क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है भाई। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड का मीन्स क्या होता है, कभी तो ये S से जुड़ेगा
और कभी ये किस चीज से जुड़ेगा, एन से जुड़ सकता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये एस से डोनेट करेगा या तो एन से डोनेट करेगा। यहां पर जो डोनेट कर रहा है ये सेंट्रल मेटल एटॉम को एस से डोनेट कर रहा है, और यहां पे जो डोनेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, एन से डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे होंगे। तो ये दोनों के दोनों क्या आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो भाई एक और एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं। देखो मेरे पास इस बार है CONS3 का होल 5 और NO2, एंड दूसरा है CONS3 का होल 5 और ONO। यहां पे देखो भाई जो NO2 है वो एम्बिडेंटल लिगेंड है भाई। एक बार तो वो N साइड से डोनेट कर रहा है, N साइड से, और एक बार वो O साइड से डोनेट कर रहा है भाई। समझ में आया? एक बार उसके जो डोनर साइड है वो क्या है, N, और दूसरे साइड जो उसका डोनर साइड है वो क्या है, O, यानी कि ये एम्बिडेंटल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। देखो भाई जो ये वाला कंपाउंड है और ये वाला कंपाउंड है, दोनों के दोनों में जो एम्बिडेंटल लिगेंड है वो NO2 है। इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, लिंकेज आइसोमर्स है। ठीक है, और ये जो फिनोमिना है उसको लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे भाई। ठीक है, अगला जो आइसोमेरिज्म है वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगला जो आइसोमेरिज्म है वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखो भाई हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, देखो याद रखना जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। एनसीईआरटी में ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म करके ही है भाई। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या होता है, इन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स differ by नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। देखो यहां पे सॉल्वेंट वाटर होगा तो हाइड्रेट आ जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, लेकिन यहां पे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो वो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो क्या है, वाटर है। मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बाउंडेड टू द मेटल आयन, directly bounded to the central metal ion, directly bounded to the central metal ion। देखो भाई तो एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। देखो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है CrCl3 और 6s2। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूं तो ये किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है भाई। देखो भाई ये जो है, ये वाला जो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सबसे पहले है CrH2O का होल 6 और Cl3, पहला ये है। दूसरा CrH2O का होल 5 Cl, एक Cl2 बाहर और एक वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर। अगला है CrH2O का होल 4 Cl2, देन बाहर आएगा Cl और ट्वाइस H2O। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों के तीनों Cl अंदर चले गए कोऑर्डिनेशन स्पेयर के। ठीक है, ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो कंपाउंड है वो अपने मन से फॉर्म नहीं कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है,
इसका मतलब ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों हैं, ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल बना है या ये मॉलिक्यूल बना है या ये मॉलिक्यूल बना है? तो देखो भाई, अगर इसमें तुम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं भाई? 2-3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैं आपको लिखा देता हूं, जैसे H2SO4 ऑर्गेनिक में भी यूज कर सकते हैं, एनहाइड्रस CaCl2, ठीक है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग P4O10 भी यूज करते हैं, ठीक है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल यूज करता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने डाला, मैंने बोल दिया मैंने इसमें एनहाइड्रस CaCl2 डाला, तो आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका मतलब जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है ये वाले कंपाउंड का, सिमिलर, यानी कि नो चेंज इन। जब भाई डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देना, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये बाहर नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की कोई भी चीज स्प्लिट नहीं होती, आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो इसका मतलब नो चेंज इन मॉलिक्यूलर मास, नो चेंज इन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर, इसका मीन्स नो चेंज इन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैं इसमें एनहाइड्रस CaCl2 ऐड करता हूं, ठीक है, अगर ऐड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट होगा? देखो CrH2O का होल 5Cl, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो H2O क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इसका मीन्स जो प्रोडक्ट है उसमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है। इसका मतलब जो ओरिजिनल कंपाउंड था ये वाला, जब उसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे तो जो आने वाला प्रोडक्ट होगा ये वाला, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 18 ग्राम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि ये वाला इस फॉर्म में पाया गया। अगर आप उसको क्या कर दोगे, एनहाइड्रस CaCl2 में ऐड कर दोगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, CrH2O का होल 4Cl2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे, ठीक है। इसका मीन्स जो ओरिजिनल कंपाउंड था उसको हमने एनहाइड्रस CaCl2 से रिएक्शन करवाई, तो वो जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उस प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूलर वेट था या मॉलिक्यूलर मास था वो 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब 36 जो था, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो 36 यूनिट से क्या हो गया है, कम हो गया भाई, ठीक है। तो ये था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगर कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, मे बी वो DMF हो सकता है, DMS हो सकता है, या हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया एज अ सॉल्वेंट ले सकते हैं भाई, ठीक है। तो अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो इसका मतलब वो आइसोमेरिज्म हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाएगी, ठीक है। अमोनिया है तो उसको हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, या DMF है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो H2O मॉलिक्यूल है अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या करता है, कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर से क्या करता है, बाहर जाता है, तो वो डिफरेंट क्या करता है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। उन्हीं कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कौन से कॉम्प्लेक्सेस में होता है, सामने ये बताता हूं मैं आपको पहले। इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। देखो भाई, अगर मेरे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है इस टाइप का, जैसे मैंने कहा ये मेरे पास है CONS3 का होल 6, ठीक है, और ये है CrCN का होल 6, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, इस पे जो चार्ज आएगा +3, इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, -3। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिखना चाहता हूं तो वो क्या होगा, देखो भाई मैंने क्या कर दिया CrNS3 का होल 6 और क्या कर दिया COCN का होल 6,
ठीक है, अभी भी यहाँ पे क्या है +3 और इधर क्या है -3। तो देखो केवल कुछ नहीं किया, अगर हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें क्या है कॉम्प्लेक्स कटायन है और कॉम्प्लेक्स अनायन है भाई, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। मींस एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो लिगेंड है वो दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या कर सकता है इंटर कर सकते हैं। अगर इंटर किया तो नया कंपाउंड बना, तो यानी कि वो पुराने कंपाउंड के साथ आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अगला जो आइसोमेरिज्म है यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूं, वो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन बहुत सिंपल आइसोमेरिज्म है भाई, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। इसमें क्या होता है याद रखना, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस में होता है भाई, ठीक है, इन ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस, ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो मेरे पास कोई ब्रिज कॉम्प्लेक्स है जैसे NS3 का होल 4, ये वाला हुआ, देन कोबाल्ट, दिस इज OH, देखो भाई एक ये है मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसी का जो आइसोमर है मैं इस तरह से बना सकता हूं। देखो भाई, देखो भाई जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है वो ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है भाई, बहुत ध्यान से रखना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें कोऑर्डिनेशन जो आइसोमेरिज्म है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है जिसमें कटायन और क्या होता है अनायन होते हैं भाई, ठीक है, कटायन और अनायन साथ साथ होते हैं भाई, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन पाई जाती है वो ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे 4 अमोनिया थे, लेकिन यहाँ पे देखो 1 Cl और 3 अमोनिया है, तो इसका मतलब ब्रिज जो कॉम्प्लेक्सेस है उसमें अगर लीगेंड की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो नए कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। इसका मतलब जो नया कॉम्प्लेक्स है वो पुराने के साथ क्या कर रहा है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है भाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन। देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है भाई, याद रखना जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है वो किस में पाई जाती है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है जिसमें कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन साथ साथ होते हैं। कोऑर्डिनेशन पोजीशन जो पाई जाती है वो ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है, तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड की पोजीशन क्या की जाती है चेंज की जाती है भाई, ठीक है। जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है वो है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। लिगेंड से पहले मैं आपको डिस्कस करा लेता हूं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन जो आइसोमेरिज्म है ये ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है भाई, क्योंकि ट्रू आइसोमेरिज्म में बोला जाता है कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, मींस केमिकल फॉर्मूला सेम है। लेकिन जो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होता है उसमें फॉर्मूला सेम नहीं होता, उसमें इंपीरिकल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखा देता हूं इट इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म, इट इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म, ट्रू आइसोमेरिज्म। देखो भाई इट इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is not same, but empirical formula is same, but empirical formula, but empirical formula is same। इसका मतलब क्या है, empirical formula same का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ कटायन एंड लिगेंड, जो कटायन होता है एंड लिगेंड एंड लिगेंड्स। देखो भाई आपको एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं आइसोमर्स, ठीक है, यहां पे नंबर
ऑफ पार्टिकल्स, या चाहे वो कटायन हो या एनायन हो, मैंने उसे नंबर्स ऑफ पार्टिकल लिख दिया। यहां पे बात करता हूं रेशियो। देखो भाई, जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है PT NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, एक कॉम्प्लेक्स ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है PT NH3 का होल 4 और PT Cl4। जो तीसरा है वो है PT NH3 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस, और ये है Cl का ट्वाइस और PT Cl4। ठीक है, तो देखो भाई, यहां पे मैं बात करता हूं प्लेटिनियम की। तो देखो भाई, मैं यहां पे बात करता हूं कितने प्लेटिनियम है, कितने NH3 है और कितने Cl है। भाई 3 टाइप के ही पार्टिकल्स हैं। तो देखो भाई, नंबर्स ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। यहां पे जो प्लेटिनियम है वो कितना है 1, यहां पे जो प्लेटिनियम है वो कितना है भाई 2 प्लेटिनियम है, और यहां पे जो प्लेटिनियम है ये कितना है, इसके सबस्क्रिप्ट में 2 हर एक प्लेटिनियम ये है, तो कितना आया, टोटल 3 प्लेटिनियम आए। बात करते हैं NH3 की। NH3 तो कितने NH3 हैं, 2 NH3 इधर हैं, 2 लिख दिया, 4 NH3 ये हैं तो 4 लिख दिया, और 3 इंटू 2 कितने हो गए 6 NH3, तो 6 NH3 यहां पे हो गया। ठीक है, अब देखो Cl2 की बात करता हूं। तो एक Cl2 मीन्स कितना है 2 Cl, यहां पे कितने हैं 4 Cl, और यहां पे कितने हैं 4, तो ये हो गया, और देखो 1 इंटू 2 ये हो गया, तो कितना हो गया 6। अगर देखो सबका रेशियो देखा जाए 1:2:2, 1:2:2 है भाई। अगर यहां से कट गया तो ये क्या हो जाएगा 1, 2 और 2 ही हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 और 2, 1:2:2 ही हो गया। इट मीन्स देखो भाई, इट मीन्स इसका केमिकल फॉर्मूला सेम नहीं है। क्या है, केमिकल फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूला है सबका डिफरेंट है भाई, लेकिन जो इंपीरिकल फॉर्मूला है, जो बेसिक यूनिटिक है, PT हमेशा 1, NH3 2 और Cl क्या होना चाहिए 2 रेशियो में होना चाहिए। इसका मीन्स जो इंपीरिकल फॉर्मूला है, इसका जो क्या है इंपीरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला वो क्या है भाई, सेम है। ठीक है, तो ये जो आइसोमेरिज्म कहलाती है इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक लास्ट और इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म बची हुई है। ठीक है, उसको बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जेईई और नीट ने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो क्वेश्चन हमेशा किस पे आए हैं, वो क्वेश्चन हमेशा आए हैं आइसोमेरिज्म पे भाई। ठीक है, देखो भाई बहुत ध्यान से याद रखना, रिमार्क करके, मींस लिगेंड आइसोमेरिज्म है तो लिगेंड पे ही डिपेंड कर रहा है। रिमार्क क्या, लिगेंड आइसोमेर सारे के सारे लिगेंड है, लिगेंड की पोजीशन इधर उधर चेंज हो रही है, लेकिन ये लिगेंड आइसोमेरिज्म मतलब पर्टिकुलर एक लिगेंड की बात कर रहा है। तो देखो यहां पे मैं 2 आपके लिए डिफरेंट लिगेंड्स लिख देता हूं। देखो यहां पे मैं 2 लिगेंड आपके लिए लिख देता हूं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे ऐड होता है NH2 और इधर भी ऐड होता है NH2। ठीक है, सिमिलरली देखो दूसरा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां पे एक NH2 है और यहां पे एक NH2 है। पता है कि 2 NH2 है तो इसमें इट मीन्स ये बाइडेंटेड लिगेंड है। इस तरह से सेम फॉर्मूला है भाई। देखो भाई अगर आप बात करोगे तो इन दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है सेम केमिकल फॉर्मूला है। इसका मतलब जो लिगेंड है सेम केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है इस बार लिगेंड का डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मीन्स डोनेशन साइड स्ट्रक्चर है वो क्या है भाई, डिफरेंट है।
डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो जो पहला वाला लिगेंड है उसको बोलते हैं, जो पहले वाला लिगेंड है ये वाला, उसका जो नाम है इसको बोलते हैं प्रोपाइलिन डाइएमाइन, प्रोपाइलिन डाइएमाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं इन शॉर्ट पीएन। बहुत ध्यान से याद रखना, जो अगला वाला है ये वाला जो लिगेंड है इसको बोलते हैं ट्राइमिथाइलिन। देखो CH2 और CH2 जो यूनिट है इसे मिथाइलिन यूनिट बोलते हैं। तो कितने यूनिट है इस तरह से? 3, तो इसको बोलते हैं ट्राइमिथाइलिन, ट्राइमिथाइलिन डाइएमाइन। इसी के साथ लिख देता हूं डाइएमाइन, और इसको लिखते हैं TN, ट्राइमिथाइलिन डाइएमाइन, तो इसको लिखते हैं TN। तो देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं आपको क्या करवा देता हूं, एक एग्जांपल करवा देता हूं जो नीट और जेई के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। नीट और जेई, ठीक है, जो 2024 में होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई 2024 के लिए। तो देखो क्या है, CONS3 का होल 4, समझ में आया? ये है PN+3 एंड CONS3 का होल 4 और ये है TN+3। तो देखो भाई अगर आपको दोनों लिगेंड, देखो फॉर्मूला सेम है यहां और यहां, बात क्या है लिगेंड की डोनेशन साइड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब वो पूछेगा कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। अगर नहीं पता होगा तो सब गलत हो जाएगा भाई। तो इसका मीन्स यहाँ पे जो है वो क्या है, लिगेंड आइसोमेरिज्म है, लिगेंड आइसोमेरिज्म है। सही है, लिगेंड आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, लिगेंड अपने आप ही क्या करता है, आइसोमर की तरह बिहेव करता है भाई, समझ में आया? तो यानी कि लिगेंड इटसेल्फ एग्जिस्ट एज आइसोमर। यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका जो सार है वो क्या है, लिगेंड इटसेल्फ अपने आप, इटसेल्फ एग्जिस्ट एज एन आइसोमर। इट मीन्स जो लिगेंड है वो अपने आप ही आइसोमर की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया भाई। ठीक है, तो ये जो वीडियो थी वो थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया, फिर उसके बाद हमने पढ़ा लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, देन उसके बाद पढ़ा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, और जो लास्ट था वो था लिगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जो आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे भाई। ठीक है, अगली वीडियो मैं इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट और जेई में, ठीक है, वो आपके लिए सॉल्व करवा दूंगा भाई। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।